हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन टेक अफेयर। मेरा नाम है सूरज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। अभी रिसेंटली भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किए गए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिर ये क्या है, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या इसके एडवांटेज होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, सब कुछ इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स, इसकी थोड़ी हिस्ट्री से समझते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो साल 1960 में निर्मित पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस अजय और साल 1968 में निर्मित पहले स्वदेशी हल्के युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी के बाद अब पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किए गए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता हेतु आत्मनिर्भर भारत की राह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्ज किया है। 45,000 टन पूर्ण विस्थापन क्षमता के साथ विक्रांत भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है और इस उपलब्धि के साथ देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, इटली और चाइना जैसे उन राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया है जो ऐसी क्षमता रखते हैं। हालांकि देश में स्वदेशीकरण का समावेशन अब परिपक्व अवस्था में है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, हाईटेक घटकों, हथियारों और उन्नत निर्माण प्रक्रियाओं के विकास में अभी भी एक बड़ा अंतराल मौजूद है। एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में अस्थायी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में स्वदेशी प्रयासों का पूर्ण क्षमता से दोहन कर सकने के लिए प्रासंगिक मांग पक्ष, कार्यात्मक क्षेत्र और टेक्नोलॉजीज की पहचान करना काफ़ी अनिवार्य है। नाउ हम बात कर लेते हैं भारत की समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईएनएस विक्रांत का क्या महत्व है। तो विक्रांत, जिसका की मतलब है, जिसका लिटरल मीनिंग है करेजियस, साहसी, यह नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर रखा गया था जिसे यूके से खरीदा गया था और साल 1961 में कमीशन किया गया था। पहला आईएनएस विक्रांत राष्ट्रीय गौरव का एक प्रमुख प्रतीक था और साल 1997 में सेवा मुक्त होने से पहले उसने साल 1971 के भारत पाक युद्ध सहित कई सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के पहले घरेलू विमान वाहक पोत को अपने इसी शानदार पूर्ववर्ती का नाम प्रदान किया गया है। नौसेना में शामिल होने के साथ यह विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना को एक प्रमुख समुद्री सैन्य बल या ब्लू वाटर फोर्स के रूप में स्थापित करेगा, जिसके पास दूर समुद्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता होगी। इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत के उभार के दृष्टिकोण से यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां उसका मुकाबला चीन से है, जिसकी नौसेना विमान वाहकों पर केंद्रित है और 2 विमान वाहकों को अपने सैन्य बल में शामिल भी कर चुकी है। आईएनएस विक्रांत के कमीशन के साथ भारत के पास अब 2 कार्यशील विमान वाहक होंगे। दूसरा आईएनएस विक्रमादित्य है जो राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। और दुनिया के जो अन्य प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्लास, चाइना का फ्यूजियान, यूनाइटेड किंगडम का क्वीन एलिजाबेथ क्लास और रशिया का एडमिरल कुजनेत्सो, फ्रांस का चार्ल्स डे गॉल और इटली का कूवर। भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण की राह में कई सारी चुनौतियां हैं, तो उनको भी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स के लिए आयात पर भारत की निर्भरता। किसी भी युद्धपोत में डिज़ाइन से लेकर एंड ऑपरेशन तक मूलतः 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला फ्लोट, दूसरा मूव और तीसरा फाइट। तो भारतीय नौसेना फ्लोट श्रेणी में लगभग 90% स्वदेशीकरण हासिल करने में सफल रही है, जबकि प्रणोदन के प्रकार के आधार पर मूव श्रेणी में लगभग 60% स्वदेशीकरण हासिल कर पाई है, लेकिन फाइट श्रेणी में हमने केवल 30% स्वदेशीकरण ही हासिल किया है। शेष की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भरता भी बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ओशन रीजन में चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है इसके बारे में। तो अपने एंटी पायरेसी अभियानों की सफलता के साथ चाइना हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीपों और तटीय क्षेत्रों के लिए एक मजबूत भागीदार के रूप में उभर रहा है। अभी हाल ही में उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने पोत की तैनाती की थी और आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि भारत ने भी इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। एक तरीके से श्रीलंका को भी बोला था कि आप इसे यहाँ पर मत रोकने दीजिए, लेकिन इन दी एंड श्रीलंका ने चाइना को अनुमति दे दी थी।
लागत और समय की अधिकता की अगर हम बात करें तो नौसेना को अधिकांश उत्पादन परियोजनाओं में लागत और समय की अधिकता का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदने के बाद यानी खरीदे जाने के 10 साल बाद इसे सर्विस में शामिल किया गया, इंडियन नेवी में शामिल किया गया। पुरानी पड़ चुकी पनडुब्बियों के बेड़े को उसकी विभिन्न भूमिकाओं के साथ ही विमानवाहक पोतों को पूरकता प्रदान करने के दृष्टिकोण से अपरिहार्य माना जाता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास करीब 15 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह से ऊपर आने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वे लगातार लंबे समय तक पानी के अंदर बने रहने में असमर्थ रहती हैं। और भारत की रक्षा अवसंरचना के विस्तार से संबंधित कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। तो पहला है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर इनिशिएटिव, दूसरा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, तीसरा सृजन पोर्टल। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इसके साथ ही इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची भी शामिल है। और साथ ही प्रोजेक्ट 75 जिसको हम एक और नाम से जानते हैं प्रोजेक्ट 75A यानी प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी इसमें शामिल है। फाइनल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक एक पॉइंट करके समझते हैं। सबसे पहला, तकनीकी प्रगति की इसमें काफ़ी आवश्यकता है। स्वदेशी रूप से कोर सैन्य प्रौद्योगिकियों के विकास से नौसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि भारतीय नौसेना के पास डिज़ाइन क्षमताएं और कुछ हद तक उत्पादन आधार भी मौजूद है, लेकिन प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है, जैसे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, मल्टी फंक्शन रडार, बायोटेक्निकल वेपन्स, जहाज़ों और विमानों के लिए बायोफ्यूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण। अब भारतीय नौसेना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश की संपूर्ण औद्योगिक क्षमता, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र हो या फिर रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जैसे PSUs हों, बड़े निजी उद्योग या MSMEs हों, को परस्पर भागीदारी करने की आवश्यकता है। तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने और अपने व्यापक विनिर्माण अनुभव को साझा करने के अलावा उन्हें भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्व स्तरीय रक्षा अवसंरचना के विकास में बराबर के हितधारक के रूप में भी देखा जाना चाहिए। तभी आत्मनिर्भरता के सिद्धांत और प्रस्तावित स्वदेशी क्षमता को साकार किया जा सकेगा। युद्ध हेतु पूर्ण तैयारी रखना। स्वदेशी विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता युद्ध हेतु पूर्ण तैयारी रखने के बड़े लक्ष्य से संबंधित है। स्वदेशी उपकरण उपलब्ध होने तक युद्ध हेतु पूर्ण तैयारी रखने के लिए हमें अपनी वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिग्रहण कार्यक्रम को जारी बनाए रखना चाहिए। साथ ही विश्व रक्षा बाजार का भी इसमें दोहन, भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। टारगेटेड आउटरीच प्रोग्राम्स के साथ एक ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से निर्यात प्राधिकरण प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। शिपयार्ड कंस्ट्रक्शन में सुधार। हमारे गुणवत्तापूर्ण युद्धपोत और विमान वाहक का उत्पादन तो किया है हमने, लेकिन हमारे शिपयार्ड्स को गुणवत्ता, उत्पादकता और निर्माण अवधि में वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से रूपांतरित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, ताकि हम अधिकतम उत्पादन मूल्य प्राप्त कर सकें और अन्य देशों पर हमारी निर्भरता समाप्त हो सके। एक शांतिपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करना। हिंद महासागर में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने के साथ ही रणनीतिक परिवेश को आकार देने के लिए एक बहुपक्षीय बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ भारत स्वयं को एक ग्लोबल ओशन पावर के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को स्थापित करने की दृढ़ क्षमता है। सो आई होप आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।